Hello everyone, this is part 3 of class 9th NCERT History chapter 5 Pastoralist in the Modern World कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। तो देखो कॉलोनियल रूल में ना पेस्टोरलिस्ट की लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई है। उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते थे ये काफी कम हो गए। इनकी मूवमेंट्स को भी अब नियंत्रित किया गया, मतलब रेगुलेट किया गया, और रिवेन्यू जो इनको पे करना था ना वो बढ़ा है। तो एग्रीकल्चरल स्टॉक में भी कमी आई और उनके जो ट्रेड्स और क्राफ्ट्स होते थे ना वो भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुए थे। कैसे वो बताता हूँ। देखो पहला तरीका तो देखो, कॉलोनियल जो स्टेट था वो ना सभी ग्रेजिंग लैंड्स को कल्टीवेटेड फार्म्स में ट्रांसफॉर्म कर देना चाहता था। लैंड रिवेन्यू जो होता था ना वो एक फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता था। तो अगर कल्टीवेशन को एक्सपेंड कर देंगे तो वो अपना रिवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा पाएंगे। लेकिन देखो सेम टाइम पर लैंड पे अगर कल्टीवेशन करेंगे तो ज्यादा जूट कॉटन वीट वगैरह भी प्रोड्यूस होएगा और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी बनेंगे जो कि इंग्लैंड में जिनकी जरूरत है। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो होते थे ना उन्होंने सब तरह के अनकल्टिवेटेड लैंड जिस पे कल्टीवेशन नहीं होती वो उनको ना अनप्रोडक्टिव लगता था। तो ना तो उससे रिवेन्यू आती थी ना ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता था, तो उसको एक तरह से वेस्ट लैंड की तरह देखते थे जिसको कल्टीवेशन के अंडर लाना जरूरी था, मतलब उस पर कल्टीवेशन करनी जरूरी थी। तो मिड 19 सेंचुरी से ही ना वेस्ट लैंड रूल्स लगा दिए गए कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। इन रूल्स के अकॉर्डिंग देखो अनकल्टिवेटेड लैंड जो होता था ना इसको ले लिया गया और कुछ इंडिविजुअल्स को दे दिया गया। अब ये लोग इंडिविजुअल्स जो होते थे इनको कुछ कंसेशंस भी मिले और इनको एनकरेज किया जाता था कि आप इस लैंड को सेटल करो, इसको बसाओ। तो इनमें से कुछ लोगों को विलेज का हेडमैन भी बना दिया। न्यूली क्लियर्ड एरियाज जो होते थे ना, नए नए एरियाज जिनको क्लियर करते थे उनमें। और कई एरियाज में जो लैंड जो लिया जाता था ना वो जो पेस्टोरलिस्ट लोग होते थे ना वो उस पर रेगुलरली अपने पशुओं को चराते थे। तो वो ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स होते थे पेस्टोरलिस्ट के। तो इस तरह से उनको दिक्कत आई है। अगर कल्टीवेशन की एक्सपेंशन की है तो इसका मतलब उनके पेस्चर्स में कमी आई है और पेस्टोरलिस्ट के लिए एक कमी थी। अब देखो सेकंड 19 सेंचुरी के मिडल से ही ना मिड 19 सेंचुरी से फॉरेस्ट एक्ट्स आ गए थे अलग अलग प्रोविंसेस में। तो ये एक्ट्स जो हो गए थे ना तो इन्होंने कुछ फॉरेस्ट को कमर्शियली वैल्यूएबल जो होते थे जिसमें टिम्बर जैसे कि देवदार या साल उगता था या प्रोड्यूस किया जाता था उनको रिजर्व्ड इन्होंने घोषित कर दिया था फॉरेस्ट एक्ट्स ने। तो कोई भी पेस्टोरलिस्ट जो होता था उनके पास इन फॉरेस्ट का एक्सेस नहीं होता था। और जो दूसरे फॉरेस्ट होते थे उनको प्रोटेक्टेड वगैरह क्लासिफाई कर दिया था। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होते थे तो कुछ जो कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स, मतलब कि जो रीति रिवाज से ही चलते आ रहे हैं ना जो अधिकार पेस्टोरलिस्ट के पास होते हैं, तो वो जो कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स थे ना पेस्टोरलिस्ट के ये तो इनको दे दिए गए, लेकिन इनकी जो मूवमेंट होती थी ना उसको बहुत ज्यादा रोका गया है। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो होते थे ना इनका मानना था कि ग्रेजिंग के कारण जो ट्रीज जो नए नए प्लांट्स उगाए होते हैं ना उनकी सैपलिंग्स या नई नई शूट्स जो उगाई होती है तो वो खराब हो रही है। इनका मानना था कि वो डिस्ट्रॉय हो जाती है फॉरेस्ट फ्लोर पर से। जो हर्ड होते हैं जो मतलब पशु चलता है तब वो सैपलिंग्स को कुचलता हुआ चलता है, तो वो ऐसा मानते थे। तो इससे नए पेड़ नहीं उग पाते, ऐसा मानना था इनका। तो ये जो फॉरेस्ट एक्ट होते थे ना इन्होंने पेस्टोरलिस्ट की लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज किया है। अब देखो पेस्टोरलिस्ट जो है कई फॉरेस्ट में घुस नहीं सकता। तो वहां पर उनकी कैटल के लिए काफी खुराक मिल सकती है लेकिन अब वो घुस ही नहीं सकता। तो वो एरियाज जहां पर उनको एंट्री अलाउ भी कर देते थे ना तब भी उनकी मूवमेंट को बहुत ज्यादा रेगुलेट किया जाता था, मतलब नजर रखते थे, नियंत्रित रखते थे। अब उनको परमिट चाहिए एंट्री के लिए भी। और जो उनकी एंट्री की टाइमिंग है और कब उनको फॉरेस्ट को छोड़ना है वो सब बता देते थे, स्पेसिफाइड था। और जो नंबर ऑफ डेज कि कितने डेज आप फॉरेस्ट में बिता सकते हो ना वो लिमिटेड थे अब फॉरेस्ट एक्ट के कारण। तो पेस्टोरलिस्ट ना अब एक एरिया में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे। बेशक वहां पे खाना मौजूद हो उनके पशुओं के लिए, फॉरेस्ट बेशक वहां पे मौजूद हो। तो कई एरियाज ऐसे होते थे जहां पर घास अच्छी क्वालिटी की होती थी, ग्रास मतलब सक्यूलेंट रसीली होती थी। और झाड़ फूस भी पेड़ों के नीचे बहुत अच्छी अच्छी उगती थी, जो अंडरग्रोथ होती है ना पेड़ों के नीचे वो भी अच्छी होती थी, लेकिन फिर भी उनको छोड़ने पड़ जाते थे क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब उसको अलाउ नहीं करता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ जो इशूड था ना उनको टाइम सिर्फ उसी में उनको आने जाने देता था, तो ये दिक्कतें आती थी। अब जो इनको परमिट मिलता था ये कितने टाइम तक रह सकते हैं, जो पीरियड्स होते हैं ना रहने के लिए फॉरेस्ट में रहने के लिए उसको भी दिखा देता था कि आप लीगली इतने समय के लिए रह सकते हो। अगर वो ज्यादा रुक गए तो उनको फाइन्स देने पड़ते थे। अब देखो थर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो होते थे ना ये शक की निगाह से देखते थे नोमैडिक पीपल को, सस्पिशियस थे वो नोमैडिक लोगों के लिए। उनका उनको ना जो घूमते रहते हैं ऐसे क्राफ्टमैन या ट्रेडर्स पर जो गांव में जाकर अपना सामान बेचते हैं, इस तरह के घूमने वाले लोगों पर विश्वास नहीं था। और पेस्टोरलिस्ट भी अपना जो हर सीजन
रेजिडेंस चेंज करते ही रहते हैं, अच्छे पेस्चर्स जो उनके हर्ड के लिए मिल जाए इसकी सर्च में घूमते ही रहते हैं, तो इन पर भी ट्रस्ट नहीं करते थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट ना एक सेटल्ड पॉपुलेशन को रूल करना चाहती थी, तो उनकी इच्छा थी कि रूरल पीपल विलेजेस में रहे, फिक्स्ड प्लेसेस में रहे जहाँ पर उनको कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स का फिक्स्ड राइट मिल जाएगा, क्योंकि ऐसी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करना इजी होता है। तो जो सेटल्ड होते थे ना उनको तो वो पीसेबल शांति प्रिय मानते थे कि भाई ये लोग लॉ को मान के चलते हैं, लेकिन नोमैडिक को वो क्रिमिनल मानते थे। तो 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट जो इंडिया में थी ना उसने एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी पास कर दिया। इस एक्ट में ना कई सारी क्राफ्टमैन ट्रेडर या पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज जो होती है इनको क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह दिखा दिया गया था, आइडेंटिफाई कर दिया था। अब इनको कह दिया गया था, मतलब ये मानते थे कि बर्थ और नेचर के हिसाब से ये क्रिमिनल होते हैं। जब ये एक्ट आ गया ना तो इन कम्युनिटीज से ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि जो कुछ नोटिफाइड विलेजेस है ना इधर ही इनकी सेटलमेंट्स होएगी, सिर्फ इनमें ही रहेंगे, घूमेंगे नहीं, इन्हीं विलेजेस में रहेंगे। तो इनको एक परमिट के बिना आप घूमना अलाउड नहीं था, तो विलेज पुलिस जो होती थी ये इन पर नजर रखती थी। अब फोर्थ देखो, क्योंकि रिवेन्यू की इनकम भी बढ़ानी थी कॉलोनियल गवर्नमेंट को, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट टैक्सेशन की तरफ देखती थी कि किस तरह से टैक्स मिल जाए, हर एक पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन की तरफ देखती थी। तो टैक्स भी लैंड पर भी, नहर के पानी पे भी, कैनाल वाटर, नमक, सॉल्ट पर भी, गुड्स की जो ट्रेड होती है, ट्रेड गुड्स पर भी, और साथ ही साथ एनिमल्स पर भी टैक्स लगा दिया था इन्होंने। तो पेस्टोरलिस्ट जो होते थे ना अब उनको हर एक एनिमल जो भी वो पेस्चर्स पर ग्रेज करवाते थे ना उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। तो काफी जो पेस्टोरल ट्रैक्ट्स होती थी इंडिया की, मतलब जहाँ पर पेस्चर मिल जाता है उन एरियाज में ग्रेजिंग ट्रैक टैक्स को ना मिड 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब कैटल के पर हेड पर जो टैक्स लगता था ना वो बढ़ता भी गया बहुत जल्दी जल्दी, और जो कलेक्शन का सिस्टम था ये भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता गया। तो जो 1850 से 1880s के बीच की डिकेट्स है ना, तो इसमें जो टैक्स को कलेक्ट करने का अधिकार है ना ये कुछ कंट्रैक्टर्स को ऑक्शन कर दिया गया था, मतलब दे दिया गया था। तो ये जो कंट्रैक्टर्स होते थे ना इनकी कोशिश ये रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले ले, क्योंकि इन्होंने भी कुछ जो पैसा है स्टेट को दिया है, तो वो भी इनको रिकवर करना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ये एक उस साल के अंदर अंदर में कमाना चाहते थे कंट्रैक्टर्स। अब देखो 1880s में क्या हुआ, 1850 से 1880s तक तो ये कंट्रैक्टर्स को दे दिया। अब 1880s से क्या होने लगा, गवर्नमेंट ने ना टैक्स डायरेक्टली पेस्टोरलिस्ट से लेना शुरू कर दिया। तो अब हर एक को पास मिल गया, पेस्टोरलिस्ट को एक पास दे देते थे वो। अब पेस्टोरलिस्ट को पास दे देते हैं। अब किसी ग्रेजिंग ट्रैक्ट में अगर पेस्टोरलिस्ट को घुसना है तो जो कैटल हर्डर है ना उसको वो पास दिखाना पड़ता था और टैक्स पे करना पड़ता था। तो कितने कैटल उसके पास है और कितना टैक्स उसने पे किया है ये सब उसके पास पे लिखा होता था। तो इसी के साथ अभी हम ये वाला पार्ट कंक्लूड करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम आने वाले पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू।